बाजार के अर्थ की अगर हम बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति से पूछें कि बाजार किसे कहते हैं तो ये कहेगा बाजार वो जगह है जहां हम सामान खरीद करके लाते हैं। और वो गलत भी नहीं कह रहे हैं। जैसे हम सब्जी बाजार की बात करें तो जहां सब्जी खरीदी और बेची जाती है उसे सब्जी बाजार कहते हैं। कपड़ा बाजार क्या है? जहां कपड़े खरीदे और बेचे जाते हैं वो कपड़ा बाजार है। लेकिन अर्थशास्त्र की अगर हम दृष्टि से देखें तो बाजार किसी स्थान को कहते ही नहीं। अगर जैसे मैं कहूँ कि हमारा जो गांव है नवलगढ़, इसके बाजार की बात करें कि हमें नवलगढ़ के बाजार चलना है, कहाँ जाओगे? अपने नवलगढ़ के चारों तरफ जो 4 मेन गेट है उनके बीच में जाओगे तो हमारे रामदेव जी के मंदिर के पास जो दुकानें हैं क्या वो बाजार का हिस्सा नहीं है? वो भी बाजार का हिस्सा है। ठीक है। और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम बाजार के बीच में जो दुकानें हैं उनसे सामान खरीदें। हम हमारे घर बैठ के भी तो सामान खरीद सकते हैं। आज सर्दियों में तो लोग कंबल ओढ़े रहते हैं और कंबल के अंदर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर पे सामान आ जाता है। क्या वो क्रय विक्रय नहीं है? वो भी तो खरीदारी और बाजार की क्रिया ही है। तो इसका मतलब है कि बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से नहीं होता। तो फिर बाजार कहें किसे? परिभाषा सुनो, फिर इसके सारे जो तत्व हैं, कारक है, उनकी बात करता हूँ। बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से नहीं होता बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु अथवा सेवा के क्रेता और विक्रेता मौजूद हैं और उनमें स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क होता है, जिसकी वजह से संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक समान कीमत पाए जाने की प्रवृत्ति होती है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं बाजार की परिभाषा। बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु अथवा सेवा के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं, यानी मौजूद होते हैं, और उनमें स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क होता है, जिसकी वजह से संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक समान कीमत पाए जाने की प्रवृत्ति होती है। यह है बाजार की परिभाषा। तो बाजार की ये जो मैंने परिभाषा बोली है, इसमें बाजार के 5 घटक या कारक हैं। कौन कौन से हैं? आपकी किताब में यहाँ जो दिए हुए हैं उनमें एक थोड़ा अलग दे दिया है, तो आप लिख सकते हो बाजार के तत्व। परिभाषा और अर्थ मैंने बता दिया। अब आता है बाजार के तत्व। ठीक है, बाजार के तत्व 5 तत्व हैं। सबसे पहला क्षेत्र। ठीक है, तो बाजार का तात्पर्य स्थान से नहीं है, क्षेत्र से है। दूसरा, बाजार में क्रेता व विक्रेता होने चाहिए। तो दूसरा जो घटक या कारक है वो है क्रेता व विक्रेता। इनकी संख्या कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा, वो अलग मुद्दा है, लेकिन बाजार में क्रेता भी होने चाहिए और विक्रेता भी होने चाहिए। दूसरा है कि बाजार में वस्तु या सेवा, या तो कोई वस्तु खरीदी और बेची जाएगी या कोई सेवा खरीदी और बेची जाएगी। सेवा जैसे कि वो टेलीफोन की सेवा है, या हम सिनेमा देख के आते हैं तो वहाँ मनोरंजन सेवा है, अस्पताल जाते हैं तो वहाँ चिकित्सा सेवा है, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ शिक्षण सेवा है। ठीक है, तो या तो वस्तु खरीदी जाएगी या कोई सेवा खरीदी और बेची जाएगी। ठीक है, तो पहला क्षेत्र, दूसरा क्रेता विक्रेता, तीसरा वस्तु या सेवा, चौथा होता है स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क। ठीक है, यानी क्रेता और विक्रेता हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र हैं खरीदारी और विक्रय करने के लिए। ये नहीं है कि किसी ग्राहक के ऊपर हमने प्रतिबंध लगा दिया कि आप सिर्फ इसी दुकान से सामान खरीद सकते हो, दूसरी दुकान से सामान खरीद ही नहीं सकते। अगर इस प्रकार का प्रतिबंध है तो ऐसे में काम सही नहीं हो पाएगा।
पांचवा, कीमत। ठीक है, तो ये 5 तत्व, कारक या घटक होते हैं। एक एक करके बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया था, बाजार की परिभाषा दोबारा सुने, उसमें इस परिभाषा में 5 तत्व आ जाएंगे। बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ किसी वस्तु या सेवा के क्रेता व विक्रेता मौजूद हैं और उनमें स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क होता है, जिसकी वजह से संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक समान कीमत पाए जाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये 5 तत्व बाजार की परिभाषा में शामिल होते हैं। अगर ये 5 तत्व हैं तो वो बाजार है, अगर ये 5 तत्व नहीं है तो वो बाजार नहीं। इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो फिर वो बाजार नहीं कहलाएगा। वो कुछ और हो सकता है लेकिन बाजार नहीं होगा। ठीक है, ये तो बाजार का अर्थ समझ गए हो क्यों, कि बाजार कहते किसे हैं और बाजार किन तत्वों या घटकों से मिलकर के बनता है। तो ये 5 तत्व या घटक है। क्लियर? चलो, इसके बाद आता है बाजार का वर्गीकरण। बाजार को अलग अलग आधारों पे हम कई वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यहाँ कुछ वर्गीकरण दिए हुए हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो भौगोलिक क्षेत्र कौन सा? किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता किस भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं, यानी कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में वो फैले हुए हैं, इसके आधार पर हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं। दिमाग में चीज़ क्लियर रखो। भौगोलिक क्षेत्र कौन सा? ये नहीं कि जहाँ ज़मीन है वो तो भौगोलिक क्षेत्र है लेकिन उसका बाजार से संबंध नहीं। जब हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जिस वस्तु या सेवा की बात कर रहे हैं, जिसके बाजार की चर्चा करें, तो जिस वस्तु या सेवा के बाजार की बात कर रहे हैं, उस वस्तु या सेवा को खरीदने और बेचने वाले जो क्रेता और विक्रेता हैं वो कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, उसके आधार पर हम बाजार का वर्गीकरण करते हैं। तो भौगोलिक आधार पर हम बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है स्थानीय बाजार, इसे लोकल मार्केट भी कहते हैं। तो स्थानीय बाजार किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता बहुत छोटी सी जगह, या आप कह सकते हो कि एक लोकल एरिया में, किसी एक गांव में या एक कस्बे में, या आप कह सकते हो कि 2-4 किलोमीटर के दूर एरिया में फैले हुए हैं। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कोई गांव या कस्बा। तो जब किसी वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र यानी किसी गांव, किसी कस्बे तक फैले हुए होते हैं, उसके बाहर उस वस्तु के जो क्रेता है वो दूर से खरीदने के लिए नहीं आते, या यहाँ के विक्रेता दूर बेचने के लिए नहीं जाते, तो हम कहेंगे ऐसी वस्तु का बाजार स्थानीय बाजार कहलाएगा। उस क्षेत्र या उस स्थान विशेष के जो लोग हैं वही वस्तु को खरीदते हैं और वही वस्तु के विक्रेता भी होते हैं। जैसे जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं होती हैं, जो जल्दी से खराब हो जाने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे बिना पैकिंग वाला दूध। पैकिंग वाला दूध तो दूर दूर तक जाता है, लेकिन बिना पैकिंग वाला जो दूध होता है, जैसे जो हमारे पशुपालक हैं या जो ड्रम में दूध बेचने के लिए आते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि नवलगढ़ का या झुंझुनू जिले का जो दूध विक्रेता है वो जाकर के बम्बई ड्रम लेकर के जाएगा, वहाँ दूध बेच करके आएगा, वो संभव नहीं है। इसी तरह जो हमारे खेतों में उगने वाली जो सब्जियां हैं, उनका जो बाज़ार है वो भी स्थानीय बाज़ार ही है, क्योंकि आसपास के जो एरिया के जो लोग हैं वो सब्जी मंडी में आते हैं बेचने के लिए, और आसपास के जो लोग हैं वो खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। जयपुर से कोई सब्जी खरीदने आएगा यहाँ अपने झुंझुनू में या नवलगढ़ में? नहीं आएगा ना, क्योंकि वो यहाँ आएगा तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा और सब्जी खराब हो जाएगी। तो जो बहुत जल्दी से नष्ट हो जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध है, सब्जी है,
या आप कह सकते हो दही है, या दूध से बनने वाली दूसरी और चीज़ें हैं, या जो मांसाहार खाते हैं तो वो जो मांस है, ऐसी चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए उनको एक स्थानीय स्तर पर ही खरीदा और बेचा जाता है। तो ऐसी वस्तु का बाज़ार स्थानीय बाज़ार कहलाता है। इसके बाद आता है क्षेत्रीय बाज़ार। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक राज्य तक फैले हुए होते हैं, वैसे तो क्षेत्र का मतलब आधा राज्य हो सकता है, या एक राज्य का एक हिस्सा और दूसरे राज्य का हिस्सा मिलकर एक क्षेत्र बन सकता है, लेकिन सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता एक राज्य जितनी बड़ी जगह में फैले हुए होते हैं, राज्य या प्रांत कह सकते हो आप, तो ऐसी वस्तु का बाज़ार है वो क्षेत्रीय बाज़ार कहलाता है। इसे हम प्रांतीय बाज़ार भी कहें तो कोई गलत बात नहीं है। जैसे राजस्थानी पोशाक है, अपने यहाँ जो राजस्थानी लहंगा और लुगड़ी पहनी जाती है वो राजस्थान के अंदर ही पहनी जाती है। तो इस राजस्थानी पोशाक के क्रेता और विक्रेता राजस्थान के अंदर अंदर मौजूद रहेंगे, बाहर नहीं होंगे। इसी प्रकार जो किसी खास विशेष इलाके में पहने जाने वाले कपड़े हैं, जैसे आप कह सकते हो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि असम में एक पारंपरिक साड़ी पहनी जाती है जिसका नाम है मेखला चादोर। तो ये मेखला चादोर नाम की जो साड़ी है, जो असम की पारंपरिक साड़ी है, ये असम में ही पहनी जाती है। इसलिए इस साड़ी के क्रेता और विक्रेता असम में मौजूद होंगे, राजस्थान में इसके क्रेता विक्रेता नहीं है। तो जब किसी वस्तु या सेवा के क्रेता विक्रेता यानी खरीदार और बेचने वाले एक प्रांत या एक राज्य की सीमा जितनी दूर में फैले हुए होते हैं, तो ऐसे वस्तु के बाज़ार को हम क्षेत्रीय बाज़ार या प्रांतीय बाज़ार कहते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय बाज़ार। अब बाज़ार का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, पहले स्थानीय स्तर पे था, फिर प्रांतीय स्तर पर हुआ, अब राष्ट्रीय स्तर पे। तो उसी प्रकार परिभाषा हम दे सकते हैं, जब किसी वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता पूरे देश में फैले हुए होते हैं, यानी पूरे राष्ट्र की सीमाओं के अंदर फैले हुए होते हैं, तो ऐसी वस्तु के बाज़ार को हम राष्ट्रीय बाज़ार कहेंगे। इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल मार्केट। तो कैसे, कौन सी वस्तुओं का बाज़ार जैसे राष्ट्रीय बाज़ार होगा, तो हम कह सकते हैं जैसे साड़ी है, भारत में ही पहनी जाती है, भारत के बाहर साड़ी नहीं पहनी जाती है, बहुत ही कम पहनी जाती है। तो भारतीय साड़ियों का जो बाज़ार है वो भारत के अंदर अंदर ही है। और भी कोई वस्तु ले सकते हो जो भारत की सीमाओं के बाहर नहीं खरीदी और बेची जाती है, भारत के लोग ही उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सारी वस्तुओं का बाज़ार हम राष्ट्रीय बाज़ार में शामिल करेंगे। जैसे यहाँ आपकी किताब में उदाहरण दिया है हिंदी पुस्तकों का बाज़ार। अब हिंदी ज़्यादा भारत में ही बोली जाती है, इसलिए हिंदी पुस्तकों का जो बाज़ार है वो भी राष्ट्रीय बाज़ार ही है। भारत के बाहर हिंदी पुस्तकें कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए उसके खरीदार और विक्रेता मौजूद नहीं है। तो और भी आप उदाहरण दे सकते हो, मैंने 2 उदाहरण दिए, जैसे हिंदी पुस्तकों का बाज़ार है या भारतीय साड़ी का जो बाज़ार है वो राष्ट्रीय बाज़ार माना जाता है। इसके फिर इससे बड़ा आता है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, इंटरनेशनल मार्केट। जब किसी वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में फैले हुए होते हैं, तो ऐसी वस्तु के बाज़ार को हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरे, पेट्रोलियम, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनके खरीदार हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और एक देश के खरीदार दूसरे देश में जाकर के वहाँ से इन चीज़ों को खरीद करके लाते हैं। पेट्रोलियम हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते? मंगवाते हैं। सोना चांदी दूसरे देशों से मंगवाते हैं या नहीं मंगवाते? मंगवाते हैं। और हमारे यहाँ जो सोने चांदी के गहने हैं, दूसरे देशों के लोग हैं अपने यहाँ भारत में आकर के या ऑनलाइन पसंद करके यहाँ से बनवा करके अपने यहाँ आयात करते हैं। तो सोना चांदी मान लीजिए, हीरे मान लीजिए, या आप पेट्रोलियम मान लीजिए, गेहूं है, चावल है, इनका भी आयात निर्यात होता है। तो ऐसी सारी वस्तुएं
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं, इसलिए इनके क्रेता और विक्रेता हैं ये पूरे विश्व में फैले हुए होते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ समझ सकते हैं कि वे वस्तुएं जो वज़न में हल्की होती हैं, जिनका परिवहन करना आसान होता है, यानी वस्तुओं की कीमत तो ज़्यादा होती है और उनका परिवहन करना आसान हो, तो ऐसी वस्तुएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या राष्ट्रीय बाजार में खरीदी और बेची जाएंगी। दूसरी तरफ वे वस्तुएं जिनका वज़न ज़्यादा है, यानी जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करने में परेशानी आती है, खर्चा ज़्यादा आता है और उन वस्तुओं की खुद की कीमत कम है, तो ऐसी वस्तुओं का जो बाज़ार है वो आमतौर पर स्थानीय बाज़ार होता है। जैसे अपने आसपास के एरिया में जो बालू रेत है या पत्थर हैं जो मकान बनाने के काम आते हैं, तो यहाँ आसपास के एरिया के जो पत्थर हैं और ये बालू रेत है, ये यहाँ के लोग ही खरीदते हैं। महाराष्ट्र का कोई यहाँ आएगा नहीं वो पत्थर खरीदने या बालू रेत खरीदने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट? क्लियर? हाँ, इसके बाद आता है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो मार्शल ने बाजार में समय तत्व को महत्व दिया था। तो समय के आधार पर हम बाजार को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला, वैसे ये समय कौन सा है उसकी हम बात कर लेते हैं। वही समय, ये वो घड़ी वाला समय या कैलेंडर वाला समय नहीं है। किसी वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित करने में जो समय लगता है उसके आधार पर हम बाजार को 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है जो इसमें दिया हुआ है आपकी किताब में, अत्यधिक अल्पावधि बाजार। तो इसे कहते हैं अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट रन मार्केट। ठीक है, तो अति अल्पकालीन बाजार। अब देखें अति अल्पकालीन बाजार का मतलब क्या होता है वो देखें। ठीक है, कर लिया हेडिंग सेंस। अति अल्पकालीन बाजार सुनो। अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें समय अवधि इतनी कम होती है कि वस्तु की पूर्ति पूर्णतया स्थिर होती है, उसमें परिवर्तन करना संभव ही नहीं होता। बाजार में वस्तु की मांग कितनी बढ़ जाए, हम वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित कर ही नहीं सकते क्योंकि समय अवधि बहुत ही कम है। जैसे दूध का बाजार है, जो मैंने कहा ना बिना पैकिंग वाला दूध है, उसकी हम बात करें। भाई पशुओं से जो हमें दूध मिलता है वो सुबह पशुपालकों ने दूध निकाल लिया और वो बाज़ार में बेच दिया। अब मान लीजिए अचानक से बाज़ार में दूध की मांग बढ़ जाए, तो फिर हम भैंस को ये कहेंगे क्या कि वो शाम के टाइम देने वाला दूध है वो अभी दे दे, तू मुझे देगी? नहीं देगी। आप गाय या भैंस के पास जाओ तो वो टाइम से दूध देती हैं। पशुपालक जो हैं वो जानते हैं कि अगर बेटाइम पे आप जाएंगे तो गाय या भैंस लात मारेगी, वो नहीं देगी दूध। तो दूध की कीमत कितनी बढ़ जाए, फिर आप दूध की पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। ऐसा एक बार हो चुका है। आज से लगभग 15 से 20 साल पहले की बात है कि अब ये अफवाह थी या सच है ये तो पता नहीं, मैंने आजमाया नहीं, लेकिन लोग ये कहने लगे थे कि जो गणेश जी की मूर्ति है वो दूध पीना शुरू कर गई थी। मंदिरों में लोग हैं वो गणेश जी को जो दूध का भोग लगा रहे थे, तो काफ़ी वीडियो भी हैं यूट्यूब पर, आप सर्च करना आपको मिलेंगे कि चम्मच से दूध पिला रहे हैं, मूर्ति के मुंह के पास लगा रहे हैं और वो दूध ख़त्म हो रहा है। तो बहुत तेज़ी से ये बात फैल गई कि गणेश जी हैं वो दूध पी रहे हैं। अब सुबह पशुपालकों ने जो दूध था वो निकाल लिया था और बाज़ार में बेच दिया था। अब अचानक से दूध की मांग बढ़ गई। अब अपने घर में काम लेने के लिए जो दूध है वो तो है, अब गणेश जी को पिलाने के लिए दूध और चाहिए। तो अब बाज़ार में दूध की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये जो चाय की दुकानें वाले हैं जो दूध चाय बना करके बेचते, उन्होंने चाय बनाना बंद कर दिया और सिर्फ दूध बेच रहे हैं। उस समय जो दूध मुश्किल से 15 रुपये लीटर के आसपास था, बाज़ार में वो 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिका। क्यों? पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है। अब ज़्यादा लोग दूध की मांग कर रहे हैं तो उन्होंने कीमत बढ़ा दी। तो
अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तु की पूर्ति पूर्णतः स्थिर होती है। यहाँ वस्तु की मांग बढ़ने पर पूर्ति में परिवर्तन करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ वस्तु की कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए बना करके दिखाता हूँ मैं आपको। वस्तु की मांग जितनी ज़्यादा होगी कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अति अल्पकालीन बाजार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बना दूं, ये लो। यहाँ हम लेंगे कीमत, यहाँ हम लेंगे मांग व पूर्ति की मात्रा। अब आप जानते हो कि जब बाजार में पूर्ति पूर्णतः स्थिर है तो पूर्ति वक्र है वो इस वाई एक्सिस के समानांतर एक खड़ी रेखा, तो पूर्ति वक्र को हम यूँ एस कह सकते हैं। ओके, अब बाजार में प्रारंभ में मान लेते हैं कि मांग वक्र ये था डी डी, तो ऐसे में बाजार में ये संतुलन बिंदु था और इस संतुलन बिंदु के अनुसार बाजार में वस्तु की कीमत ओपी निर्धारित हो रही थी और ये ओक्यू मात्रा बाजार में खरीदी और बेची जा रही थी। लेकिन अब अगर अचानक से बाजार में वस्तु की मांग बढ़ जाए, जैसा कि अभी मैंने उदाहरण दिया था, तो बाजार में अगर वस्तु की मांग बढ़ करके ये हो जाए डी1 डी1 कर दो, तो ऐसे में नया संतुलन बिंदु जहां नया मांग वक्र इस स्थिर पूर्ति वक्र को काटेगा वहां बनेगा E1 और ये कीमत बढ़ करके हो गई E1। तो ऐसे में जो मांग है वही कीमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है, पूर्ति तो पूर्णतः स्थिर है। ठीक है, तो ये अति अल्पकालीन बाजार की स्थिति है। यहाँ पूर्ति पूर्णतः स्थिर रहेगी और मांग ही ये तय करेगी कि वस्तु की कीमत कितनी होगी। दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट टर्म मार्केट। अल्पकालीन बाजार क्या है? अल्पकालीन बाजार का तात्पर्य उस बाजार से, या हम यूँ कह सकते हैं कि अल्पकालीन बाजार उस समयावधि को कह सकते हैं जिसमें वस्तु की पूर्ति में पूर्णतया परिवर्तन करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम जो हमारे स्थिर साधन हैं उनको तो स्थिर रखेंगे, और जो परिवर्तनशील साधन है, क्योंकि अल्पकाल में साधन दो प्रकार के होते थे, एक स्थिर और एक परिवर्तनशील। तो अल्पकाल में जो साधन स्थिर हैं हम उनकी मात्रा में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अगर मांग बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन में एक सीमा तक वृद्धि कर सकते हैं। अतः यहाँ वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग के साथ साथ पूर्ति का भी रोल होता है, पूर्ति भी भूमिका अदा करती है। तो कैसे बनेगा वो देखें। ठीक है, अब जैसे ये तो प्रारंभिक मांग वक्र है और ये अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। अब जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं, कुछ और नाम दे दीजिए। ठीक है, क्या नाम दे दूं? टी नाम दे दूं? ठीक है, तो चलो टी नाम दे दिया कि ये अल्पकालीन पूर्ति वक्र है। तो प्रारंभ में जहां ये बाजार मांग वक्र और अल्पकालीन पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे थे वो संतुलन बिंदु था, और यहाँ संतुलन कीमत P और संतुलन मात्रा OQ थी। अब अगर बाजार में किसी कारण से जैसे मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ी, तो ऐसे में नया संतुलन बिंदु वहां होगा जहां हमारा नया मांग वक्र इस अल्पकालीन पूर्ति वक्र को काट रहा है। अतः हम परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके पूर्ति की मात्रा में इतनी वृद्धि कर पा रहे हैं, Q1 तक कर रहे हैं ना। अति अल्पकाल में तो पूर्ति पूर्णतः स्थिर थी,
लेकिन अब परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करके हम पूर्ति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और कीमत बढ़ करके इतनी हो जाएगी। पहले कीमत यहाँ तक बढ़ रही थी, तो अति अल्पकाल की तुलना में अल्पकाल में कीमत में वृद्धि थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हम पूर्ति को एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग रन मार्केट। दीर्घकालीन बाजार उस समय अवधि को कहते हैं जिसमें हम किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता, सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। अतः दीर्घकाल में अगर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करके वस्तु की पूर्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। अतः दीर्घकालीन जो पूर्ति वक्र है वो थोड़ा और यूं नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, जैसे इसको नाम दे, यहाँ से कट करते हुए निकाल देते हैं हम ये ले। ठीक है, इसको नाम मैं क्या दे दूं? जी नाम दे दूं, जी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो प्रारंभ में संतुलन बिंदु ई था, संतुलन कीमत ओपी थी और संतुलन मात्रा ओक्यू थी। लेकिन जैसे ही बाजार में वस्तु की मांग बढ़ी, ये मांग होकर बढ़कर D1 हो गया, तो ऐसे में अब हम स्थिर साधन और जो अल्पकाल में स्थिर थे, अब दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील है, तो सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि करके अब मात्रा को यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में मात्रा हमारी Q2 तक बढ़ जाएगी और ये नया संतुलन बिंदु हो जाएगा। ऐसे में जो कीमत में वृद्धि होगी वो अल्पकाल से कम होगी। तो अति अल्पकाल में कीमत में वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है मांग बढ़ने पर, अल्पकाल में उससे कम कीमत बढ़ेगी और दीर्घकाल में और भी कम बढ़ेगी, क्योंकि अब हम पूर्ति को और ज़्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो प्रकार है वो है अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग रन मार्केट। अब अति दीर्घकालीन बाजार क्या है वो देखें। अति दीर्घकालीन बाजार का तात्पर्य उस समय अवधि से होता है जहां वस्तु की मांग पक्ष और वस्तु की पूर्ति पक्ष दोनों में ही आधारभूत परिवर्तन हो जाते हैं। आधारभूत परिवर्तन कैसे? जैसे मांग पक्ष की बात करें तो यहाँ समय अवधि इतनी ज़्यादा होती है कि मांग को प्रभावित करने वाले जो घटक या तत्व हैं उनमें परिवर्तन हो जाए। जैसे उपभोक्ता की पसंद या रुचि है वो बदल जाए, या उपभोक्ता की आय बदल जाए, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं वो बदल जाए, मौसम है या विशेष परिस्थितियाँ उनमें परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे में मांग अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मांग बढ़ेगी या घटेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस अति दीर्घकाल में जो घटक या तत्वों में परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार का हुआ है। अगर परिवर्तन कुछ इस प्रकार का हो गया कि मांग घट रही है, जैसे मान लीजिए उपभोक्ताओं की रुचि उस वस्तु के प्रति बहुत ही कम हो गई है, तो मांग घट जाएगी। या इस अवधि में उपभोक्ताओं की आय बढ़ गई है तो मांग मात्रा बहुत बढ़ भी सकती है। तो अति दीर्घकाल में मांग में वृद्धि होगी या कमी होगी इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ समय अवधि इतनी ज़्यादा होती है कि आधारभूत जो तत्व हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनमें परिवर्तन की वजह से मांग में काफ़ी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार पूर्ति पक्ष में भी आधारभूत परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि समय अवधि बहुत ज़्यादा है। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो सकता है, कोई नई खोज या नए आविष्कार बाजार में आ सकता है, कोई नया उत्पाद बाजार में आ सकता है। तो ऐसे में वस्तु की पूर्ति में भी आधारभूत परिवर्तन होगा, बाजार में कोई नई फर्में भी आ सकती हैं। तो ऐसे में अति दीर्घ काल के लिए हम वस्तु का जो पूर्ति वक्र है या मांग वक्र है उसका निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं है कि वो किस तरफ परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये बाजार के 4 रूप हमने समय के आधार पर देखे। हाँ,
इसके बाद है लेन देन की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। लेन देन की प्रकृति के आधार पे हम बाजार को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हाजिर अथवा नकद बाजार। हाजिर अथवा नकद बाजार किसे कहते हैं? हाजिर अथवा नकद बाजार उस बाजार को कहा जाता है जिसमें जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसी समय उसका भुगतान कर दिया जाता है, या बहुत ही कम समय के लिए, जैसे मान लीजिए एक दिन है, एक सप्ताह है, या 2-4 दिन है, तो बहुत ही अल्प समय के लिए हम भुगतान को टाल सकते हैं कि आज आप मैं सामान खरीदना चाहता हूँ, आज मुझे सामान दे दीजिए और अगले सप्ताह में आपका भुगतान कर दूंगा। या बाज़ार में आप सामान खरीदने गए, विक्रेता ने आपको सामान दिया, आपने उसका भुगतान कर दिया। तो ऐसे जो बाज़ार हैं जहाँ वस्तु का क्रय विक्रय जब किया जाता है उसी समय या तो भुगतान कर दिया जाता है, या बहुत ही कम समय के लिए हम उधार में वो माल खरीद लेते हैं। तो ऐसे वस्तु का जो बाजार है उसे हम हाजिर बाजार अथवा नकद बाजार कहते हैं। आमतौर पर हम बाजार से जो सामान खरीद करके ला रहे हैं वो इसी श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है वायदा बाजार। ये क्या है? ये थोड़ी नई चीज है आपके लिए, वो समझे। वायदा बाजार बाजार का वह रूप है जिसमें वस्तु का क्रय और विक्रय अभी तुरंत नहीं किया जाता है। हम क्रय और विक्रय का सिर्फ समझौता करते हैं, ना तो विक्रेता हमें माल की सपुर्दगी देता है और ना ही हम भुगतान करते हैं। आज हम सिर्फ समझौता करेंगे कि हमें क्रय विक्रय करना है। जैसे मान लीजिए मैं विक्रेता हूँ और आप क्रेता हैं, तो आप मेरे पास से सामान खरीदने के लिए, जैसे आज ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना, ये कृषकों के साथ इस प्रकार वायदा करती हैं उनकी जो फसल है उसको खरीदने के लिए। जैसे कंपनी ने किसान के साथ समझौता किया कि बीज हम देंगे, खाद हम आपको देंगे और आप फसल उगाइए। अब फसल तैयार होने में जैसे मान लीजिए 3 महीने या 4 महीने लगते हैं, तो आज ही कंपनी किसान के साथ समझौता कर लेती है कि जब फसल तैयार होगी तो जो फसल आप जितना भी उत्पादन होगा उसको हम इस भाव से खरीदेंगे। तो कीमत आज ही तय हो गई। जैसे मान लीजिए गेहूं की बात है, तो आज गेहूं की फसल की बुआई कर रहे हैं, फसल तैयार होगी 4 महीने बाद में। अब 4 महीने बाजार में कीमत क्या होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसान कंपनी से आज ही समझौता कर लेता है कि मैं तो आपको 2700 रुपये यानी कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल बेचूंगा। अब कंपनी को अगर ये ठीक लगता है तो वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया वायदा बाजार। किसान आज थोड़ी ना कि कंपनी को गेहूं दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना, और कंपनी आज भुगतान भी नहीं कर रही है। आज तो दोनों के बीच सिर्फ एक समझौता हुआ है कि 4 महीने बाद हम आपसे ये सामान खरीदेंगे और इस दर से भुगतान किया जाएगा। तो वह है वायदा बाजार। ठीक है। इसी तरह जो विदेशी मुद्रा है, तो उनके बैंक के साथ भी इसी तरह खरीद और विक्रय के जो अनुबंध है वो किए जाते हैं। ये इसमें उदाहरण दिया किताब में। इसके बाद में आता है विनियमन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। तो विनियमन के आधार पर भी बाजार 2 प्रकार के होते हैं। एक है विनियमित बाजार और दूसरा है अविनियमित बाजार। नियमन का मतलब है जहाँ कानून कायदे बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, उसे हम नियमन कहते हैं। तो विनियमित बाजार क्या है? विनियमित बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ क्रय विक्रय कुछ नियम कानून कायदों की सीमाओं के भीतर रह करके किए जाते हैं। ये नहीं है कि कोई भी आया उसने खरीदा और बेचा और बिना कोई नियम कानून के। ऐसे जो बाजार होते हैं उसमें कुछ नियमों का पालन करते हुए क्रय विक्रय किया जाता है। जिसे आप शेयर बाजार कहते हो ना, स्टॉक एक्सचेंज, तो वहाँ हम शेयर को खरीदते और बेचते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी ना हम खरीद बेच सकते हैं।
उसके लिए आपको कोई जो अकाउंट है वो बनाना पड़ता है और फिर कंपनी की शर्तों के हिसाब से हम क्रय और विक्रय करते हैं। कीमत तो हम जो हमें सही लगती है वो लगाएंगे, लेकिन कुछ नियम हैं और सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण रहता है। दूसरी तरफ जो विनियमित बाजार है उसे हम स्वतंत्र बाजार या मुक्त बाजार कह सकते हैं। यहाँ जब आप खरीदते हो और बेचते हो तो उसके लिए कोई नियम कानूनों का पालन नहीं करना पड़ता। जैसे आप बाजार से सब्जी खरीद करके ला रहे हो तो विक्रेता जिस कीमत पर बेचने के लिए तैयार है और आप खरीदने के लिए तैयार हो तो आपके बीच क्रय विक्रय हो जाएगा। उसके लिए कानून की किसी शर्त का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और आप चाहे वो 5 किलो खरीदो, चाहे 10 खरीदो, चाहे 2 किलो खरीदो, उसका कानून के द्वारा कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि आप 2 किलो नहीं खरीद सकते। तो इस प्रकार जो हमारा सामान्य बाजार है जहाँ एक आम उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता और बेचता है उसे हम अविनियमित बाजार कहते हैं। इसे आप मुक्त या स्वतंत्र बाजार कह सकते हो। दूसरी तरफ जहाँ स्टॉक एक्सचेंज की तरह कुछ नियमों का पालन करते हुए वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम विनियमित बाजार कहेंगे। कोई डाउट नहीं? इसके बाद आता है व्यापार की मात्रा के आधार पर बाजार का प्रकार। ये आपने काफी बार सुना भी है। व्यापार की मात्रा के आधार पर बाजार 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट, और दूसरे को हम कहते हैं खुदरा बाजार यानी रिटेल मार्केट। पहले थोक बाजार की बात करते हैं। थोक बाजार यानी होलसेल बाजार के थोक बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां वस्तु को बड़ी मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप डस्टर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोक बाजार में आप 5 डस्टर खरीदोगे, नहीं। थोक बाजार में डस्टर हैं वो एक बड़ी मात्रा में खरीदे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 10 कार्टून भर के या 20 कार्टून भर करके या 5 कार्टून ऐसे खरीदे जाएंगे। और थोक बाजार में जो आम उपभोक्ता है वो नहीं क्रय विक्रय करता। यहाँ जो व्यापारी हैं उनके बीच में क्रय विक्रय होगा। जैसे कंपनी है वो बड़ी जो एजेंसी हैं उनको माल बेचती हैं, या बड़े जो दुकानदार हैं उनको माल बेचती हैं। तो यहाँ B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस यानी व्यापारी के माध्यम से व्यापारी को ही माल बेचा और खरीदा जाता है। यहाँ वस्तु की कीमत खुदरा बाजार की तुलना में कम होती है। होलसेल बाजार में वस्तु की कीमत कम रहेगी। तो होलसेल मार्केट यानी थोक बाजार आप समझ गए हैं। थोक बाजार हम उस बाजार को कहेंगे जहाँ वस्तु को बड़ी मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है और यहाँ व्यापारियों के मध्य आपस में क्रय विक्रय के कार्य होते हैं। आम उपभोक्ता वहाँ नहीं खरीदता। दूसरा है खुदरा बाजार। खुदरा बाजार जिसे रिटेल मार्केट भी कहते हैं। तो खुदरा बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ वस्तु का क्रय विक्रय कम इकाइयों में यानी थोड़ी मात्रा में खरीदा और बेचा जाता है और आमतौर पर एक सामान्य जो उपभोक्ता है, ग्राहक है, वो जब बाजार से सामान खरीद करके लाता है तो वो खुदरा बाजार है। यानी यहाँ व्यापारी के द्वारा ग्राहक को माल बेचा जाता है। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। B2C व्यापार से ग्राहक को, ठीक है, कस्टमर कह सकते हो आप। तो ये 2 बाजार हो गए, थोक बाजार और खुदरा बाजार। इसके बाद आता है प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा के आधार पर हम बाजार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और दूसरा है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। अब ये जो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है इसके कई भाग होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार, दूसरा होता है अल्पाधिकार बाजार, फिर द्वियाधिकार बाजार भी होता है और एकाधिकार बाजार भी होता है। तो इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के आधार पर भी बाजार कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार। पहले मैं, जैसा कि आपकी किताब में दिया है, बहुत संक्षेप में इनका अर्थ बता देता हूँ, और उसके बाद में जैसे जैसे हमारे सिलेबस में आएगा हम डिटेल में इनकी बात करते जाएंगे। तो पहले प्रतिस्पर्धा के आधार पे हम बाजार की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रतिस्पर्धा बाजार की कई परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन सीधा सीधा हम कहें कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या है, तो इसकी एक स्पष्ट भाषा हम दे सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें 6 विशेषताएं पाई जाती हैं। आमतौर पर जो परिभाषाएं दी जाती हैं वो किसी एक विशेषता को लेकर के परिभाषा दे दी, जैसे कह देते हैं कि वह बाजार जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है उसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है, अधूरी परिभाषा है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की सही परिभाषा हम क्या देंगे? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें 6 विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 6 विशेषताएं? देखिए, पहला होता है क्रेताओं व विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कोई भी एक अकेला क्रेता या विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। विशेषताओं के बारे में फिर मैं और डिटेल में लूँगा, अभी बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। दूसरा है समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु बिल्कुल समरूप होती है। उनमें रंग, रूप, आकार, प्रकार, वजन, पैकिंग, गुणवत्ता किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। इसलिए उपभोक्ता किसी भी दुकान से सामान खरीद सकता है, उसका किसी एक विक्रेता विशेष के प्रति कोई लगाव नहीं होता। तीसरी है नई फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए यहाँ कोई भी नई फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती है, उसके बाजार में आने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी तरफ अगर फर्म बाजार से बाहर निकलना चाहे तो बाजार से बाहर निकलने में भी उसके कोई प्रतिबंध नहीं है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्में कम मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, इसलिए फर्में छोटी होती हैं, उनमें निवेश भी कम किया जाता है, इसलिए फर्म आसानी से बाहर निकल सकती है। जैसे उदाहरण मैं दूं कि कोई चाय की दुकान वाला है, अब चाय की दुकान वाला आसानी से अपनी दुकान प्रारंभ कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मेला लग रहा है, उसमें कई दुकानें हैं चाय की, और कोई और व्यक्ति सोचता है मैं चाय की दुकान लगाऊं, तो आराम से 1-2 घंटे में व्यवस्था कर सकता है। भाई गैस सिलेंडर लिया या जो बर्तन है, दूध है और जो सामान चाय के लिए चाहिए उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, और एक बड़ी टेबल या एक काउंटर लगा के चाय की दुकान शुरू कर सकते हैं। अब उसने सामान बेचा, चाय बना करके बेची। अब अधिकतर लोग हैं वो नगद पैसा देते हैं, लेकिन कुछ आस पड़ोस के जो लोग हैं या पड़ोसी दुकान वाला है वो चाय पी ले तो कह देगा भाई मैं शाम को आपका भुगतान कर दूंगा, तो थोड़ा बहुत उधार हो सकता है। अब अचानक से हमें ऐसा लगा कि हमें तो दुकान नहीं चलानी, हमें तो दुकान छोड़ करके दुकान बंद करनी है, तो ऐसे में हम दुकान आसानी से बंद भी कर सकते हैं। भाई हमारा बाज़ार में कितना पैसा फंसा हुआ है, आस पड़ोस के दुकान वाले या थोड़ा बहुत जिन्होंने उधार लिए 200, 500, 1000, 2000, इससे ज़्यादा लाखों में तो पूंजी फंसी हुई नहीं है, इसलिए 1000, 2000 को हम सोचते हैं छोड़ो बाज़ार में दूसरा काम करेंगे, तो हम आसानी से व्यवसाय से निकल सकते हैं। लेकिन क्या कोई कार कंपनी आसानी से व्यवसाय से निकल सकती है? ना वो आसानी से आ सकती है, बड़ा निवेश चाहिए, और अगर कंपनी है वो तुरंत व्यवसाय बंद करे तो बाज़ार में उसका जो पैसा फंसा हुआ है वो डूब जाएगा, और वो बहुत बड़ा निवेश होता है, इसलिए कार कंपनी आसानी से बाहर निकल भी नहीं सकती। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में नई फर्मों के प्रवेश और पुरानी फर्मों के बाजार से बाहर जाने पे यानी बहिर्गमन करने पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसके बाद आता है साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में
उत्पादन के सभी साधन, चाहे वो श्रम हो, चाहे पूंजी हो, चाहे कोई अन्य साधन हो, उनमें पूर्ण गतिशीलता होती है। वो एक फर्म से दूसरी फर्म में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक श्रमिक है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, अब उसको लगा कि दूसरी फैक्ट्री में मुझे वेतन ज़्यादा मिलेगा, तो पहली फैक्ट्री को छोड़ के दूसरी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देगा। अब उसे लगता है तीसरी फैक्ट्री में और ज़्यादा मुझे सैलरी मिल सकती है, तो दूसरी को भी छोड़ के तीसरी में काम कर सकता है। वो एक फर्म से दूसरी फर्म में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक तब तक अपने काम को बदलता रहेगा जब तक कि उसे अधिकतम प्रतिफल नहीं मिल जाता। इसलिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में साधनों की पूर्ण गतिशीलता की वजह से उत्पादन के जो साधन हैं उन्हें अधिकतम प्रतिफल प्राप्त होता है। अगला है पांचवी परिभाषा विशेषता, परिवहन लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ये भी माना जाता है कि सभी उत्पादक बहुत ही नज़दीक रह करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उन्हें वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल भी वहीं उपलब्ध हो जाता है, दूर से नहीं मंगवाना पड़ता, यानी परिवहन ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं करना पड़ता। और साथ ही वो अपने तैयार माल को भी वहीं से बेच देते हैं, उन्हें तैयार माल को भी दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन लागतें नहीं करनी पड़ती। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक विशेषता यह भी है कि सभी जो उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, उनको ना तो कच्चा माल मंगवाने के लिए और ना ही तैयार माल बेचने के लिए कोई परिवहन लागत नहीं करनी पड़ती। तो परिवहन लागतों का अभाव होता है। और अंतिम है बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में हम ये भी मान करके चलते हैं कि क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान है। क्रेता को पता है कि बाजार में वस्तु की कीमत कितनी है, दूसरा विक्रेता कितने रुपए में बेच रहा है, भविष्य में कीमत में परिवर्तन की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, वो किसी दुकान पे जाए और ये कहे कि भाई, जैसे मान लीजिए बिस्किट की बात करें कि बिस्किट में का बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, तो वो बिस्किट खरीदने जाए, दुकानदार ये नहीं कहेगा कि भाई बिस्किट का पैकेट जो 5 रुपये वाला था आज वो 6 रुपये का हो गया, आज कीमत बढ़ गई है। ग्राहक को पहले से पता है कि आज कीमत नहीं बढ़ी, आज कीमत यही है। तो कोई भी विक्रेता किसी ग्राहक के साथ चीटिंग नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। और कोई ग्राहक भी विक्रेता को झूठ नहीं बोल सकता। वो ये नहीं कहेगा कि आप बिस्किट का पैकेट 5 रुपये में बेच रहे हो, वो पीछे की गली वाला जो है वो तो 4 रुपये में दे रहे हैं। नहीं, विक्रेता को पता है कि कोई भी 5 रुपये से कम में नहीं बेच रहे। तो क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, दोनों एक दूसरे के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सकते। ये 6 विशेषताएं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार वह, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार वह बाजार होता है जिसमें 6 विशेषताएं हैं। कौन सी? क्रेताओं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, समरूप वस्तुएं, नई फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परिवहन लागतों का अभाव और बाजार का पूर्ण ज्ञान। अब अगर इन विशेषताओं पे हम ध्यान दें तो ये विशेषताएं 6 की 6 एक साथ कहीं पाई जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। इनमें से कोई एक विशेषता भी पूरी हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में जैसे क्रेताओं विक्रेताओं की बात करें तो अर्थशास्त्र में कहा जाता है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एक अर्थशास्त्री ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि जितनी समुद्र में पानी की बूंदें होती हैं उतने ही विक्रेताओं की संख्या होती है। तो क्या ये संभव है? एक गिलास पानी में कितनी बूंदें होती हैं तो समुद्र में कितनी होंगी? क्या इतने विक्रेता होने मौजूद संभव है? नहीं। क्या सारे विक्रेताओं की वस्तुएं समरूप हो सकती हैं? अरे एक कुएं के पानी और दूसरे के कुएं के पानी में ही अंतर होता है। तो क्या बाजार में लाखों करोड़ों जो विक्रेता हैं सबकी वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी हैं? उनमें कोई अंतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप एक खेत में गेहूं जो उत्पादित हुआ है उसकी बात करें और उसके बगल वाला जो दूसरा गेहूं है, दूसरा खेत है, उसकी गेहूं की बात, उनमें ही अंतर मिल जाएगा। तो सभी विक्रेताओं की वस्तुएं एक समरूप नहीं हो सकती। क्या नई फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पूरी तरह स्वतंत्र है, कोई प्रतिबंध नहीं होता? बिल्कुल होगा। क्या साधन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं?
संभव ही नहीं है। क्या ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होता, या बाजार का पूर्ण ज्ञान सबको होता है? नहीं। हम जिस एरिया में रहते हैं हमको ये नहीं पता कि अपने एरिया में कितनी दुकानें हैं, कौन कौन सा सामान मिलता है, पता है? नहीं पता। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की जो सभी 6 विशेषताएं हैं ये पूरी तरह से काल्पनिक हैं। ये एक साथ कहीं मौजूद हो इसकी संभावना ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार पूरी तरह से काल्पनिक बाजार है, ये कहीं मौजूद नहीं है। तो फिर पढ़ते क्यों हैं? जब कहीं मौजूद ही नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी रामायण हमने क्यों पढ़ी है? अभी तो सिर्फ विशेषताएं पढ़ी है, और आगे हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़े हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को? इसके पीछे कारण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार के जितने भी वर्गीकरण हैं, इनमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार सबसे सरल रूप है। जब हम बाजार के सरल रूपों का अध्ययन कर लेते हैं, सरल रूप का अध्ययन कर लेंगे, तो फिर जो कठिन रूप हैं उनको हम आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं, यानी अलग अलग बाज़ारों में जो राजस्व है, जैसे कुल राजस्व है, औसत राजस्व, सीमांत राजस्व है, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।